तो भाई लोग, लाइफ कैसी कट रही है? बिल्कुल मज़े से। तो हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची थी? हाँ, आधी हो चुकी थी। तो आधी अभी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना पर। तो उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। अरे क्या देख रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, कर दिए। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कुछ याद है? नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना सीखा था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी को हम कैसे पढ़ेंगे, और हम तो एक बुक नहीं पढ़ते, वो कैसे पढ़ेंगे, जो कि मैंने पहले भी बात की थी। तो ये है हमारा एपिसोड 2, और इसमें हम माइक्रोब्स को डिवाइड कैसे किया है वो सीखेंगे। अब तुम्हारे मन में एक सवाल तो कूद कूद के बाहर आ रहा होगा कि जब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया तो माइक्रोब्स को डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? तो जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि हमारे मुख के अंदर करीब करीब 10 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। 10 करोड़ मतलब कितने होते हैं तुम लोग को मालूम ही होंगे। तो माइक्रोब्स की आबादी हमारे लिविंग बीइंग की आबादी से कुछ ज़्यादा ही है। तो इतनी ज़्यादा आबादी को पढ़ने के लिए ही ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का डिवाइडेशन करना पड़ा माइक्रोब्स के लिए। सोचो कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये माइक्रोब्स, कि इनके लिए स्पेशली हमें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का डिवाइडेशन करना पड़ता है। वैसे हमारी टीचर भी कुछ कम नहीं होती, क्लास में डिवाइडेशन करके रखती हैं। कौन बच्चे बैक बेंचर्स हैं, कौन आगे रहेंगे, कौन पढ़ते हैं और कौन है नालायक। तो अब छोड़ो पुरानी बातें, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया था पहले भी और इस बार भी दिया है, तो माइक्रोब्स का भी टेबल दिया गया है। सबसे पहले आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉप पे, और उसके बाद उनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो कि पिछले भी टेबल में था। तो इसमें भी ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक जिनके न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते और दूसरे जिसके न्यूक्लियस डेवलप रहते पूरी तरीके से। प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है सिर्फ एक यूनिसेलुलर एनिमल, वो है बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक के अंदर 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है फंगी, और हमारा तीसरा है एल्गे, यानी कि काई आपने देखा होगा, उसको ही बोलते हैं एल्गे। तो इसी टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं, सारे एक एक के ऊपर हम पढ़ेंगे ध्यान से। और ये ध्यान से तुम लोग देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार टीचर्स लोग के ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले देखते हैं हमारा टॉपिक बैक्टीरिया। तो इनकी साइज़ होती है करीब करीब 1 UM to 10 UM। और UM मतलब मैं आप लोग को बता दूँ, UM मतलब होता है माइक्रोमीटर। तो जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, नहीं तो तुम लोग को मिलेगा बड़ा वाला अंडा। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लो और चलो देखते हैं क्या है वो सब पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया फॉर्म्स कॉलोनीज। तो भाई लोग, इस पॉइंट में बताया कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और पैरासिटिक होता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ब्लड को या फिर कोई भी लिक्विड थिंग को एब्जॉर्ब करके अपना लाइफ चलाता है। और कुछ बैक्टीरिया एक साथ मिलके कॉलोनी में रहते हैं, मतलब कि ग्रुप्स में, जैसे कि हम अपने स्कूल में गैंग बना के रखते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल्स, यानी कि बैक्टीरिया के सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये तो पूरा आपको रट गया होगा, और उनको सेल वॉल होते हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक होने के बावजूद उनको सेल वॉल होते हैं, पर उनमें वही बात, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहते, और इनके सेल वॉल्स इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से या फिर कोई भी अटैक जो इन पे होता है।
हमला। तो तीसरा पॉइंट है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब कि वो अपने एक ही सेल से दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और रीबॉर्न हो जाते हैं। मतलब कोई एक सेल है तो वो अपने आप को ही डिवाइड कर लेगा दो सेल में और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों में अलग अलग लाइफ रहेगा। ऐसे ही करके वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 10, 12, 13, 14 बढ़ते जाते हैं। फिर से मैं बता दूं, ध्यान से सुनना कि कोई भी एक सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो अब चौथा पॉइंट क्या कहता है हमसे? चौथा पॉइंट कहता है इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन जस्ट 20 मिनट्स। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अपने आप को डबल कर लेगा। जैसे हमारे मुंह के अंदर 10 करोड़ रहते हैं तो वो हो जाएंगे 20 करोड़। सोचो। वैसे एक और बात है फेवरेबल कंडीशन से, हमारे क्लास में हमें फेवरेबल कंडीशन तब मिलती है जब कोई टीचर क्लास में ना हो, तब तो मज़ा ही मज़ा आ जाता है। तो अब हमने तो पढ़ लिया बैक्टीरिया के बारे में, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं जो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा किंगडम के होते हैं और इनकी साइज़ करीब करीब 200 UM होते हैं, यानी 200 माइक्रोमीटर। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर और सी वाटर में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटोजोआ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे भी पाए जाते हैं। अब कैसे पाए जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, तुम ही लोग पता करो। और इसको इंग्लिश में इसका डेफिनेशन पढ़ के एक बार बता देता हूँ। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और सी वाटर। सम प्रोटोजोआस आर फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि दिस ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विथ सिंगल सेलुलर बॉडी। मतलब कि इनके सिर्फ एक ही सेल्स होते हैं। ये सब पॉइंट्स देखने में तो बड़े आसान हैं पर एग्ज़ाम के टाइम हम भूल जाते हैं, तो इसको याद मत करो पर ध्यान में ज़रूर रखो, कितने सिंपल हैं। एग्ज़ाम में हम लोग को फिर अपने दोस्त के पास देखना पड़ता है और उससे पूछते रहते हैं भाई थोड़ा सा बता दे, भाई थोड़ा सा बता दे, और वो बस जवाब देता है पहले मेरा हो जाने दे फिर दिखाऊंगा, और आखिर तक कुछ नहीं दिखाता। तो तीसरा पॉइंट कहता है दिस ऑर्गेनिजम्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इनके बॉडी पे हेयर लाइक सब्सटेंस रहता है जो कि इनको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ये हेयर इनको थोड़ा सा फ्रिक्शन देता है बॉडी से अटैच रहने के लिए, जो इनको हेल्प करता है। 4 पॉइंट इज दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या होता है, ध्यान में आ रहा है? हाँ, बाइनरी फिशन की तरह होता है सेल डिवीज़न, यानी कि सेल में डिवाइडेशन हो जाता है। एक सेल 2 में, 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में, और ऐसे ही आगे चलता जाता है। फिर लास्ट में हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं कि प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स होते हैं एमोबा और पैरामोशियम। ये एग्जांपल्स को तुम लोग रट लो। और हाँ, एक और बात, पैरामोशियम के डायग्राम्स टीचर्स लोग के सवाल होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, हर एग्ज़ाम में एक ना एक बार तो आ ही जाते हैं। तो पैरामोशियम का डायग्राम तुम लोग याद कर लेना, बहुत इजी है, बिल्कुल चप्पल जैसा दिखता है। उसको भालू जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 बाल होते हैं और उसके अंदर कुछ स्टार्स और डॉट्स बने रहते हैं। कितना इजी डायग्राम है ना। तो हमारा फंगी टॉपिक भी हो गया ख़त्म। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फंगी। तो एक्चुअली फंगी का साइज़ करीब करीब होता है 10 UM to 100 UM, और UM मतलब होता है माइक्रोमीटर।
3 बार बता चुका हूँ, अगली बार नहीं बताऊँगा। ध्यान में रखना चाहिए तुम लोग को। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो फंगी होता है वो सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पाया जाता है और कहीं नहीं, क्योंकि उनका काम ही होता है डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके अपना खाना बनाना, उसी से वो अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके पास सेल वॉल्स होते हैं जो कि बहुत टफ रहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। इनका कोई डेफिनाइट नहीं है कि सारी मल्टीसेलुलर हो या सारी यूनिसेलुलर हो। कुछ फंगाई जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनको हम अपने आँखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई रोटी को आप 2 दिन तक किसी बंद डब्बे में रखो तो उसके बाद आपको फंगाई उसके ऊपर दिखेगा, जो कि बिल्कुल रुई जैसा होता है। तो तीसरा पॉइंट है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। वो उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर बचे रहते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली। मतलब कि नहीं, इसका मतलब मुझसे मत पूछो, टीचर से ज़रूर पूछना। इसका मतलब आपको अगले साल ज़रूर पता चल जाएगा अपने आप। तो अगले साल का इंतज़ार करो इस पॉइंट को समझने के लिए, नहीं तो टीचर से भी पूछ सकते हो। और इस टॉपिक के लास्ट में एग्जांपल्स बताए गए हैं कि फंगाई के एग्जांपल्स होते क्या है। तो फंगाई के एग्जांपल्स होते हैं बेकर्स यीस्ट। जो बेकर्स लोग यीस्ट बनाते हैं यानी इडली डोसा के लिए, उसमें फंगाई ही रहता है। वो यूज़फुल फंगाई रहते हैं जो कि हमारे खाने को हेल्दी बनाते हैं। हमारे दही में भी फंगाई प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, जो है एल्गे। एल्गे है, ये नदी के साइड पाया जाता है पानी के ऊपर। इसकी साइज़ होती है 10 UM टू 100 UM। अब UM की साइज़ मैं नहीं बताने वाला तुम लोग को, परेशान हो गया तुम लोग से मैं। तो चलिए अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देखते हैं कि एल्गे के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये सबसे पहले एक्वाटिक होते हैं, यानी कि सिर्फ पानी में पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं, और कहीं ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ यूनिसेलुलर बॉडी। इनके सिर्फ एक ही सेल्स होते हैं। और एक और बात, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि खुद ही अपना खाना बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, इंडिपेंडेंट लोग हैं ये लोग। ये वाटर में पाए जाते हैं और इनका कलर ग्रीन होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की क्षमता रहती है और ये सन की मदद से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना बना लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में वही बात कही गई है जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि वो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की वजह से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि उनका कलर ग्रीन होता है तो उनके सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, मतलब खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। लास्ट में हम लोग को एग्जांपल्स दिए गए हैं एल्गे के। तो एल्गे के एग्जांपल्स है कोलेरा और कैलमेडोनस। एक और बात भाई लोग कि ये ग्रुप्स में रहते हैं, मतलब कि एक सेल छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते ग्रुप्स में रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे आँखों से दिखाई देने लगते हैं। क्या हुआ, बहुत टेंशन आ रहा है? टेंशन मत लो, वीडियो का आखिरी पॉइंट आ चुका है। इसके बाद मैं आप लोग की छुट्टी करने वाला हूँ, मतलब कि वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। तो वो पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट का नाम है वायरस, जिसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी रहती है, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी कि NM। और कोरोना वायरस के बारे में तो सुन ही रहे होगे तुम लोग, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, तो उसके बारे में कुछ स्टडी करना तो बनता ही है। वायरस के बारे में तो ध्यान से देखना कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। हाँ, ये बिल्कुल नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के बीच में आते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। एक और नॉलेज की बात तुम लोग को बताऊं कि
कि वायरसेस की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 10 से 100 गुना छोटे एक बैक्टीरिया के मुकाबले। बैक्टीरिया इतना छोटा होता है तो वायरस कितना होता होगा, तो उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है और कहीं नहीं। दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि जो वायरस होते हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं। और हाँ, वायरस एक लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के और आरएनए के। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सिल न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म आप याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से सुनना। वायरस जो हैं वो सिर्फ लिविंग प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं और कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये खुद के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में, यानी कोई भी एक सेल में चले जाते हैं और उसमें खुद के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और लालच देते हैं सेल को कि मुझे अपना दोस्त बना लो। और जब कुछ दिन हो जाता है तो उस सेल को मार के वहाँ के पे राज करने लगते हैं और फ्री हो जाते हैं। और ऐसे ही करके वो अपने बाजू वाले सेल्स को भी अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब कि डिसइंफेक्ट कर देते हैं। तो लास्ट पॉइंट बोलता है कि वायरसेस प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि उसमें डिसीज़ फैला देते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, हमारी कहानी का अंत होता है। तो अब मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने वीडियो लोग में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़ ले। तुम लोग ने उन्हें क्लास में तो पढ़ने नहीं दिया होगा, दिन भर मस्ती करते रहते थे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए